स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। 50 क्वेश्चन का जो श्रृंखला चल रहा था उसे आज आगे बढ़ाएंगे, जिनका चौथा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि एग्जाम में अपना बेहतर स्कोर कर सकें। अपना इससे पहले 1 से 50 तक क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं। आज 51वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? गोगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है सो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 उदंती वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उदंती वन्यजीव अभयारण्य जो है सो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आप अच्छे तरीके से अब एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेलजली था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 55 फिर से देखते हैं। क्या कहता है? खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वाइसराय निम्नलिखित में कौन था? तो उस समय भारत का वाइसराय हुआ करता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 लखनऊ के संस्थापक हैं। तो लखनऊ के संस्थापक थे लक्ष्मण जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कहता है हिसार का संस्थापक कौन था? तो हिसार जो हरियाणा में स्थित है, तो इसका संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हिसार का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कोलकाता का संस्थापक था। तो कोलकाता का संस्थापक था जॉब चारनाक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनाक। अब इसके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे कौन था? तो फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है, जो एंड्रयू कोंगन के साथ मिलकर मद्रास की स्थापना की थी। आ गई बात समझ में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया के लेखक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में। अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य आदमी को भी लाभ मिल सके। अब इसके ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर के द्वारा लिखित चर्चित बुक कौन सी है? तो पहला द इंडियन वार ऑन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित बुक रही थी। और दूसरा भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में पहले भी रहता था और अभी भी रहता है। तो वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई बुक, प्रमुख बुकें कौन कौन सी थी? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आ गई बात समझ में।
तो एक सवाल और यहाँ से बन सकता है या बनता भी है, जो वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था। तो वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में हुआ था। तो वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी। कब, 26 फरवरी 1966 ईस्वी को। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शारदा सदन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इनके संस्थापक थे रामाबाई। शारदा सदन के संस्थापक कौन थे, रामाबाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र सान्याल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ कहता है कोर्स शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो कोर्स का संबंध गोल्फ से है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के संपादक कौन थे। तो इनके संपादक थे दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। दादा भाई नौरोजी कब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, तो 1886 में बने थे। कब बने थे, 1886 के कोलकाता अधिवेशन में। और भारत के आय का आकलन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, दादा भाई नौरोजी। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से इंडियन स्ट्रगल के संपादक कौन थे। तो इंडियन स्ट्रगल के संपादक थे सुभाष चंद्र बोस, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त मदर टेरेसा किस मुल्क की थी। तो मदर टेरेसा थी अल्बानिया मुल्क की, यह भारत की नहीं थी। ठीक, उन्होंने भारत में आके निवास किया और यहाँ की जनताओं को और यहाँ की जनता का सेवा किया। इस तरह से अपना इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो यह देविका रानी रोरिक थी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी से हुई थी। कब हुई थी, 1969 ईस्वी से हुई थी। यह फिल्म जगत का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ कहता है थिएटर के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो थिएटर के क्षेत्र में टॉमी पुरस्कार दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। थिएटर के क्षेत्र में कौन पुरस्कार दिया जाता है, तो टॉमी पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है। तो यह है गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अगर क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कलिंग पुरस्कार का संबंध है। तो कलिंग पुरस्कार का संबंध जो है सो विज्ञान के क्षेत्र से है। तो गलती क्वेश्चन देखने के बाद कहाँ पे हो जाती है इसमें, तो कलिंग का जो संबंध रहा है वो सम्राट अशोक से रहा है, अर्थात इसको कह सकते हैं जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसीलिए कभी कभी विद्यार्थियों के द्वारा गलती भी हो जाती है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। तो कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है, तो विज्ञान के क्षेत्र से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है द्वितीय बौद्ध संगीत निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे तो चारों बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाता है और यह कई एक बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है और आगे भी बनेगा।
तो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। काला अशोक जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब एक एक करके सभी बौद्ध संगीत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसका स्थान कहाँ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगृह था। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अब बढ़ते द्वितीय बौद्ध संगीति की तरफ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। ठीक, इसके अध्यक्ष थे सबकामी तथा शासनकाल था कालाशोक का। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति जो था 251 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य थे तथा शासनकाल किनका चल रहा था? तो अशोक का। तो पूछा जाएगा जो तृतीय बौद्ध संगीति किनके शासनकाल में संपन्न हुई? तो अशोक के शासनकाल में। चौथा बौद्ध संगीति जो था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। तो इसके अध्यक्ष थे बासोमित्र तथा इनके सहायक थे अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी किनके शासनकाल में संपादित हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में संपादित हुई। इस तरह से हमने चारों बौद्ध संगीति के बारे में डिस्कस कर लिया। यह लगभग हर एग्जाम का पार्ट बनता है और बना भी है, आगे भी बनेगा। और चारों बौद्ध संगीति के बारे में हम लोगों ने अलग से वीडियो बना के रखा है, उस पर अच्छे से डिस्कस किया है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कहता है कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वह 1608 ईस्वी में भारत आया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68वीं बीपीएससी का भी यह पार्ट बन चुका है और आगे भी बनेगा। तो कैप्टन हॉकिंस कहाँ का था? तो यह इंग्लैंड का था। कंपनी के लिए आया था व्यापारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए। ठीक, आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 कहता है डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार किस वंश के थे? तो बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। इनके दरबार में आया था कौन? डायमेकस। तो डायमेकस कौन था? तो एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस सीरिया का राजा था। आ रही है बात समझ में? एंटियोकस कहाँ का था? तो सीरिया का राजा था। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। क्या कहता है? नासिक अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ताज उल नासिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक थे हसन निजामी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अगर क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे अन्य को भी लाभ मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? विलियम फोर्ट किला का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो विलियम फोर्ट किला का निर्माता था रॉबर्ट क्लाइव, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहता है? कीर्ति स्तंभ के संपादक थे। तो कीर्ति स्तंभ के संपादक थे राणा कुंभा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है? सुख निवास का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो सुख निवास का संस्थापक थे राजा बिशन सिंह, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
आ रही है बात समझ में? अगर जो बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। चलिए मान्यवर आप बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 81 में भरतपुर का किला किसने बनवाया था? तो भरतपुर किला के निर्माता थे राजा सूरजमल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 82, स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता है? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी यह एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 कहता है सल्तनत कालीन दीवान ए अर्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? तो दीवान ए अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है दीवान ए रात जो एक दान विभाग था, इसका संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दीवान ए रात नहीं, दीवान ए खैरात होगा। इसको पीडीएफ में अपना ठीक कर लेंगे। तो क्वेश्चन फिर से सुनते हैं, दीवान एक खैरात एक दान विभाग था, जिसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है डाक प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका प्रचलन, डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्या कहता है 10 कुमार चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसकी 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं। कौन है? दंडी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी काम्पिल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विराटनगर। तो विराटनगर की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य। कहाँ थी? मत्स्य। अब सी में दिया हुआ है पोटली। तो पोटली की राजधानी कहाँ थी? असमक, सॉरी, पोटली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो असमक की राजधानी थी। तो श्रावस्ती कहां की थी? तो श्रावस्ती जो थी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती कहां की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए जो अब भारत में 16 महाजनपद थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे और इनका वीडियो भी अपने चैनल पे उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है 22 गद्दियों का संस्थापक निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को माना जाता है? तो यह गुरु अमरदास को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अगर क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम का पार्ट बन चुका है, आगे भी बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो हो जाता अपना कैस्पियन सागर। कौन हो जाता? कैस्पियन सागर। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है सीजर्स कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कहता है बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 तथा क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? कहता हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है। किससे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता? अकबर ने मारवाड़ क्षेत्र को कब जीता? तो अकबर ने मारवाड़ क्षेत्र को 1570 ईस्वी में जीता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन का सवाल है, मारवाड़ और मेवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग अलग हैं। ठीक, मारवाड़ जो है पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जो थार मरुस्थल से लगा हुआ है। साथ ही मेवाड़ जो है दक्षिणी भाग है राजस्थान का। मेवाड़ दक्षिणी भाग है राजस्थान का। तो मेवाड़ के संस्थापक थे बप्पा रावल और मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक थे राव सिंहा। कौन थे? राव सिंहा। आ गई बात समझ में? अब मेवाड़ और मारवाड़ में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। जब अकबर ने मारवाड़ क्षेत्र को जीता तो उस वक्त मारवाड़ का शासक कौन थे? तो मारवाड़ का शासक थे रावचंद्र सेन। कौन थे? रावचंद्र सेन। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ क्या कहता है? चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था वह कब हुआ था? तो यह युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 का था अनुवाद विभाग का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो अनुवाद विभाग का संस्थापक था कौन? अकबर। कौन थे? अकबर। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन का था पंचतंत्र के लेखक हैं। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 कहता है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दिल्ली। दिल्ली में किसका मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा है। किसका? हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ है? दिल्ली में। अफगानिस्तान के काबुल में किसका मकबरा है? तो बाबर का। अफगान विधवा जो थी बाबर की अस्थियों को लेके काबुल चली गई थी। ठीक, रावलपिंडी में किसी भी चर्चित भारतीय शासक का मकबरा नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर जो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जम के मेहनत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।